Hello friends, today we are going to discuss methods for measuring price elasticity of demand और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुल व्यय विधि। इसको भी प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप्ड किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस आर कंपेयर्ड। इसमें जो कुल व्यय है, मूल्य में परिवर्तन से पूर्व किया जाने वाला कुल खर्चा और मूल्य में परिवर्तन के बाद किए जाने वाले कुल खर्चे की तुलना की जाती है। किसके लिए की जाती है? मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए। तो इस विधि के अनुसार मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। यूनिट इलास्टिक यानी कि इकाई लोचदार मांग, जिसका सिंबल होता है E=1। लेस देन यूनिट इलास्टिक, जिसे अपन बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग बोलेंगे, जिसका साइन होता है E<1। और मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसे हम अत्यधिक लोचदार मांग भी कहेंगे, जिसका सिंबल होता है E<1। अब ये तीनों किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी कि टोटल आउटले मेथड के अकॉर्डिंग यूनिट इलास्टिक डिमांड कब होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्राइस में चेंज होने से पहले टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में चेंज होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि प्राइस और डिमांड को कंपेयर ना करके प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को अपन कंपेयर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये। अब यूनिट इलास्टिक डिमांड कब होती है? व्हेन fall or rise in the price of the commodity does not change the total expenditure. It means total expenditure will remain unchanged. जब मूल्य में परिवर्तन होने पर, चाहे मूल्य बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, कुल खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे मांग की लोच इकाई लोचदार है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इनिशियल प्राइस है 5 रुपीज़, क्वान्टिटी डिमांडेड है 100 यूनिट, टोटल एक्सपेंडिचर है 500 रुपीज़। ठीक है। नाउ प्राइस चेंज 4 रुपीज़, इट मीन्स प्राइस क्या हो गई है? डिक्रीज़ हो गई है। तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड नेवर चेंज। तो डिमांड इंक्रीज हो गई है, 100 से हो गई है 125 यूनिट। टोटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? P और Q को मल्टीप्लाई करके 125 मल्टीप्लाई बाई 4=500। तो हमें कंपेयर क्या करना है? प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को। तो प्राइस में चेंज होने पर, ये तो यहाँ पे प्राइस कम हुई है, प्राइस बढ़ भी जाएगी तभी भी अगर टोटल एक्सपेंडिचर वो ही रहता है। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, 500 एंड 500 रुपीज़ ही है। तो इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन हो सकती है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। वो कब होगी? व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू फॉल इन द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब मूल्य में कमी होने पर कुल खर्चे में भी कमी होती है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम तरफ। ऑन द अदर हैंड, व्हेन राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू राइज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, अगर मूल्य में वृद्धि होने पर भी कुल खर्चे में वृद्धि हो रही है और मूल्य में कमी होने पर कुल खर्चे में कमी हो रही है, तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में मांग की मूल्य लोच इकाई से कम लोचदार या बेलोचदार मांग है। यानी कि इसको समझने का सिंपल तरीका कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होंगे। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड क्या हो जाएगी? लेस देन यूनिट इलास्टिक। और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये यानी कि जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन हो, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। इसे अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इनिशियल प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट, डिमांड है 100 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्राइस इंटू क्वान्टिटी = 500। नाउ प्राइस डिक्रीजेज 5 to 4 रुपीज़। प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है एज पर लॉ ऑफ डिमांड 120, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज़ 480। तो प्राइस डिक्रीज हुई है, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ है? डिक्रीज, 500 से 480। तो ऐसी कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम बोलेंगे लेस देन यूनिट इलास्टिक, यानी कि इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है।
तीसरी कंडीशन इसकी हो सकती है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड यानी कि अत्यधिक लोचदार मांग। वो कब होता है? व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू राइज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य में कमी होने पर कुल खर्चे में वृद्धि हो रही है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू डिक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। अगर मूल्य में वृद्धि होने पर कुल खर्चे में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि अगर प्राइस के इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, या उसका उल्टा प्राइस के डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन है, तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? मोर देन यूनिट इलास्टिक। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 5 रुपीज़ इनिशियल प्राइस है, और इनिशियल प्राइस पे हमारी जो डिमांड है वो क्या है? 100 यूनिट्स है, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है 500 रुपीज़। नाउ प्राइस डिक्रीजेज हो गई है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है इंक्रीज हो गया है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा हो गया? उल्टा रिलेशन। तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। यूनिट इलास्टिक, जब प्राइस में चेंज होने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है। सेकंड होती है लेस देन यूनिट इलास्टिक, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। और थर्ड है मोर इलास्टिक, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन होता है।